तो बच्चा वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा सारे बच्चों को पहले तो आवाज़ वगैरह प्रॉपर क्लियर होगी। मेक श्योर दैट द वॉइस एंड द वॉल्यूम एवरीथिंग एंड दिस द स्क्रीन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। एंड दोस्तों, हम लोग बेटा इमीडिएटली स्टार्टअप कर रहे हैं। दिस इज केस स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ एडवांस अकाउंट्स। आप इसको ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये रहा, मैंने आप लोगों के लिए भाई कुछ तकरीबन 8 केस स्टडीज़ बनाई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मेक श्योर दैट यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग दीज केस स्टडीज़। और एक बार हम लोग क्या करते हैं भाई, सारा का सारा 8 के 8 क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। और ये बच्चा मैंने इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के ग्रुप में डाल दी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए प्लीज़, हमारे पास लिखा बेटा आरटीएस लिमिटेड है। हमारे पास एक कंपनी है जो इंगेज्ड है, कुछ अपना कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन रेलवेज के साथ। भाई साहब, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका है? इंडियन रेलवेज का। कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि वो डिलीवर करेगी रेलवे स्टॉक यार्ड को, और डिलीवरी टर्म्स जो है वो सारी एक्स वर्क से आपको मेंशन किया हुआ है। रेलवेज जो है वो एक ऑर्डर अपना आपको देगा एक डिफाइंड क्वांटिटी का, मतलब कंपनी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा डिफाइंड क्वांटिटी के बेसिस पे। लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रेलवे को बोलती है भैया आपने जो सामान हमें ऑर्डर के तौर पे बोला था हमने बना लिया है, आप प्लीज़ उसकी आके इंस्पेक्शन कर लो। रेलवे जो है भाई अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। पहले केस स्टडी को समझना। रेलवे क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है और कंपनी को कहता है भैया कि हम आपके सामान को इंस्पेक्ट करेंगे, और जैसे इंस्पेक्शन हो जाएगी हम क्वालिटी का एक चेक का स्टिकर लगा देंगे। मतलब वंस द इंस्पेक्शन इज डन, हम क्वालिटी चेक का आपके ऊपर स्टिकर भी लगा देंगे। गुड्स जो एक बार इंस्पेक्ट कर लिए रेलवेज ने, उनको होलोग्राम स्टिकर के साथ मार्क कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बेटा कस्टमर्स जो हैं उसकी लोकेशन पे बाद में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। कंपनी एक इनवॉइस रेस करती है। वंस द गुड्स आर डिस्पैच, याद रखना कंपनी रेजेस द इनवॉइस। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एक बार गुड्स डिस्पैच हो गए उसके बाद कंपनी ने भैया अपना जो इनवॉइस है वो साथ साथ अपना रेस कर दिया है। तो मेक श्योर बेटा कंपनी का ये जो सारा स्ट्रक्चर है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कंपनी ने करा क्या है कि भाई कंपनी एक वहाँ पर रेलवे के लिए कंपोनेंट्स बना रही है। कंपनी अपना रेलवे को बोलती है डिफाइंड क्वांटिटी आपको हम सेंड करेंगे, और उसके बाद अगर आप नोटिस करते हो बेटा उन लोग अपना रेलवे इंस्पेक्शन वगैरह करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है वो हम लोग वहाँ पर कस्टमर्स के पास पहुँचा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है आरटीएस का, जो कि कंपनी आपको सारी बताई गई है, कहता है यार वो अंडर डिस्कशन में है कि कंपनी के ऑडिटर्स के साथ कि भाई हम लोग को अपने अकाउंटिंग कैसे करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, दैट इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आपको याद होगा हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा होता है कि भाई एक बार जब आपका रिपोर्टिंग पीरियड निकल जाता है उसके बाद आप अपने लाइक वहां पर इवेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आपको बोलता है दे हैव बीन चेकिंग as to which one of the following events after the reporting period would provide evidence of conditions at the end of the reporting period. That means भाई ये सारे इवेंट्स हैं। अब देखो इसमें आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आप लोग पूरी केस स्टडी पढ़ोगे तो केस स्टडी में ये जो स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं ना, ये सिर्फ आपको तंग करने के लिए दी जाती है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये स्टार्टिंग की जितनी भी लाइंस होती है सिर्फ आपको तंग करने के लिए दी जाती है। बच्चों याद रखो, अब जैसे यहाँ पर कंपनी जो है वहाँ पर अपना क्वालिटी चेक का स्टिकर लगा रही है, वर्कर्स को सारा डिस्पैच कर रही है। दीज लाइंस आर ऑफ नॉट मच रेलिवेंस इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर बेटा आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है, कहता है यार कंपनी जो है वो देखना चाहती है कि भाई आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हम लोग यहाँ पर जैसे एक नेशनलाइजेशन कर रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम कैसे कर रहे हैं, राइट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे होगा, स्ट्राइक बाय वर्कफोर्स का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब इन पीरियड इन इवेंट्स को हम लोग अपनी बुक्स में रिपोर्ट कैसे करेंगे। वो कहना क्या चाहता है भैया, इन इवेंट्स को अपनी किताबों में रिपोर्ट कैसे करेंगे। अच्छा, फिर अगर सपोज कर लो अपने ऑपरेशंस को वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो भाई वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब कंपनी ने, अब देखो मुद्दे की बात यहाँ से शुरू होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार आपको सारे पैराग्राफ की समरी बता देता हूँ। एक कंपनी सारा का सारा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है रेलवेज के लिए। अब उनका काम क्या है, रेलवेज को इन्फॉर्म करना कि भैया आपकी क्वांटिटी तैयार है, आप आ जाओ, आप आके इंस्पेक्शन कर लो, डन।
रेलवे का बंदा आता है, वो इंस्पेक्शन करता है, जैसे इंस्पेक्शन होता है रेलवे उस पर होलोग्राम का स्टिकर लगा देता है। स्टिकर लगाने के बाद वो गुड्स कस्टमर को चले जाते हैं, और जैसे ही कस्टमर के पास जाते हैं कंपनी क्या करती है, इनवॉइस रेज। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोग, कंपनी जो है वो अपने ऑडिटर के साथ डिस्कशन कर रही है कि भैया कुछ इवेंट्स हैं जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हमने तो कब रिकॉर्ड करना है, कौन कौन से इवेंट्स हैं। फॉर सपोज कर लीजिए भैया हमने गवर्नमेंट के साथ, नेशनलाइजेशन के साथ या प्राइवेटाइजेशन के साथ काम करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे करना है, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का इवेंट है। तो भाई ये इवेंट्स जो है हम लोग कैसे वहाँ पर अपने किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, ये अपने को बताना है। तो यहाँ तक बच्चा जो इतना इंपॉर्टेंट रेलेवेंस पार्ट नहीं था, जो मेन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। लिखा है कंपनी को 8 करोड़ का गवर्नमेंट ग्रांट मिला एक बैकवर्ड एरिया में सेटलमेंट अपना सारा फैक्ट्री को सेटअप करने का। गवर्नमेंट ग्रांट, इफ यू रिमेंबर, इट फॉल्स अंडर AS 12, राइट। अच्छा, फिर आपको लिखा है कंपनी 2 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। एग्जैक्टली, कंपनी भाई साहब 2 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी को एक लैंड मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर, मैं आपको याद कराता हूं, इफ एनी सॉर्ट ऑफ लैंड इज रिसीव्ड बाय कंपनी आउट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट या फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, इट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर नॉमिनल वैल्यू। वो नॉमिनल वैल्यू क्या होती थी बेटा, वो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कहते थे 100 रुपये ले लो। तो मैं आपको एक बार AS 12 याद कराता हूं। अगर कंपनी को कोई भी लैंड एक फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार से मिलता है, हम उसको वहां पर रिकॉर्ड करते थे अपनी बुक्स में एट नॉमिनल वैल्यू। याद रखिएगा, एट नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, यहां पर आपके पास लिखा है कंपनी ने क्या करा, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो पहली बात बच्चा, ये थोड़ा सा गलत सा नहीं है, कंपनी ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड दैट लैंड। तो बेटा ये थोड़ा सा कंपनी का प्रोसेस ही गलत हो गया, जरा इसको चेक कर लेना। आगे लिखा है RTS की एक सब्सिडरी है जो इवैल्यूएट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को, जहां पर 5% का वेस्टेज होने का चांस, 5% का भाई साहब वेस्टेज होने का चांस है। आपको लिखा है 5000 MTs ऑफ इनपुट आपका प्रोसेस में है और उसमें 300 MT का वेस्टेज है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 5000 MTs है, उसका 5% भाई वहां पर 250 MT का नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा नुकसान हुआ 300 MT का। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि 250 MT जो है वो मेरा नॉर्मल लॉस है, और 50 MT क्या हो जाता है अब नॉर्मल लॉस, बिकॉज आपका टोटल नुकसान 300 का बोल रहा है। बेटा ये मैं जो लिख रहा हूँ ना भाई, ये थोड़ा सा ना नोट कर लेना साथ साथ, तो सारे बच्चों को थोड़ा एक रेफरेंस रहेगा। तो बेटा अगर आप यहाँ नोटिस करते हो कि भैया 250 MT का नुकसान होना चाहिए एज पर द नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस, माई लॉस शुड बी अराउंड 250 MTs, बट जो मेरा नुकसान है मेरे भाई वहाँ पर आपके पास आ रहा है, अगर आप नोटिस करते हो 50 MT का आपका नुकसान एक्स्ट्रा, दैट मीन्स वो अब नॉर्मल लॉस है। फिर लिखा है कॉस्ट पर MTs 1000, इंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वॉज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब सारा जो आपके पास वेस्ट की क्वांटिटी है वो ईयर एंड पे आपके पास पड़ी हुई है। चलिए, तो पूरे पैराग्राफ में मेन कॉन्सेप्ट बेटा ये लास्ट की कुछ लाइंस है, ठीक है। अब समझते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। बोलता है आपको पहला, व्हेन शुड RTS लिमिटेड recognize revenue as per accounting standard under accounting standard rule। बेटा recognition of revenue आता था AS 9 में। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग को केस स्टडीज दो AS करके मिक्स करके आए। हाँ जी बेटा, आपको केस स्टडीज दो मिक्स करके आ सकती हैं। सारे बच्चे बेटा याद रखना, केस स्टडीज दो आपको मिक्स करके आ सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बोलता है कि भाई आप एक बात बताइए कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शंस। बोलता है आपका आंसर भैया अलग होगा अगर मान लीजिए कोई रिजेक्शन हुआ नहीं तो सबसे पहली बात, मैं ना आपको वो ऑप्शंस पहले कट डाउन कराऊंगा जो बिल्कुल नहीं बनती। अब देखिए यहां पर क्या है, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, AS 9 का एक रूल बोलता था कि रेवेन्यू को हम लोगों को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देखो सपोज कर लो, रेलवे अथॉरिटीज एक बार अगर सपोज कर लीजिए इंस्पेक्शन कर लेती है, इंस्पेक्शन कर लेती, दैट मीन्स गुड्स का उसके ऊपर स्टिकर लग गया और गुड्स आर रेडी फॉर सेल। तो AS 9 कहता था
कि भाई रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन द गुड्स आर रेडी फॉर सेल, ठीक है, एंड इट इज सप्लाइड टू द बायर। तो अब बच्चा अगर उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसमें अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती तो भैया वो हमारे गुड्स ऑटोमेटिकली सप्लाई टू बायर हो जाते थे। तो यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट्स। नो, सिर्फ कंपोनेंट्स के डिस्पैच से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ओके, फिर आपके पास अगला, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट्स। अब यहां पर बोलता है द असेसमेंट वुड नॉट चेंज, यहां लिखा है असेसमेंट वुड चेंज। आगे लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट्स। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। याद रखना, वंस द इंस्पेक्शन इज डन, once the inspection is done, that means goods are ready for sale. So once the goods are ready for sale, it is deliverable to buyer. जब भी वो बायर को डिलीवरेबल कंडीशन में आते हैं तो याद रखना हम लोग का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। तो जैसे भैया हम लोग इंस्पेक्शन अपनी तैयार कर लेंगे, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो बोलता है भाई अब यहाँ पर आपके पास आगे लिखा है असेसमेंट वुड नॉट चेंज इवन इन केस वेयर इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड नो क्वालिटी रिजेक्शंस। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर क्या है, चाहे क्वालिटी रिजेक्शंस हो ना हो वो बात की बात है। एक बार इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई, दैट मीन्स आपने ये वाले गुड्स साइड कर दिए जो आपको नहीं लेकर जाने, और एक गुड्स आपने जो लेके जाने, दैट मीन्स जितने गुड्स उन्होंने होलोग्राम लगा के स्टिकर लगा दिया, दैट इज रेडी फॉर सेल। वो रेडी फॉर सेल है। तो जैसे ही रेडी फॉर सेल होता है बेटा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली हो जाता है एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। मैंने ए ऑप्शन क्यों कट करा? डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट्स। डी ऑप्शन क्यों कट करा? डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट्स। और डी ऑप्शन क्यों कट करा? डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट्स। इन सब केसेस में हमारे गुड्स के बारे में ये नहीं बताया जाता कि गुड्स आर रेडी फॉर सेल और नॉट। गुड्स आर रेडी फॉर सेल ओनली व्हेन द इंस्पेक्शन इज कंप्लीट एंड द स्टिकर इज डन, राइट। तो इसीलिए बेटा मेरा इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे लिखता है आपको बताना है कि भाई आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा किताबों में। अब देखो यहां पर आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन आ गया, मैं आपको बताता हूं। इफ यू चेक आउट क्वेश्चन में 5000 एमटीज, राइट। इसमें अगर मैं आपसे नॉर्मल लॉस बात करूं तो बेटा नॉर्मल लॉस 250 एमटीज है। बेटा थोड़ा कॉपी निकाल लेना, साथ साथ लिखते जा। 250 एमटीज का नॉर्मल लॉस है, ओके। तो 4750 एमटीज मेरे पास लेफ्ट ओवर बन जाती है, राइट। बट अगर मैं अनसोल्ड स्टॉक की बात करूं, अनसोल्ड स्टॉक, तो अनसोल्ड स्टॉक बच्चा वहां पर हमारे पास क्या है, 5000 एमटी में से 300 पूरा टोटल खराब हुआ है। खराब कितना हुआ है? 300। तो हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है? 4700 एमटी। अब मैं बच्चों को एक चीज बताता हूं, कभी भी आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो ना, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, ये बड़ा बेसिक सी बात है बेटा। नॉर्मल लॉस के टाइम पे कभी भी आपको अगर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो यहां पर बच्चा जो कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स होता है, ये फॉर्मूला चाहे आप दिमाग में रख सकते हो, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स ओवर टोटल क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस इनटू क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इतना जी अपना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए बच्चा, जो डिस्टर्बिंग। क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो बच्चा यहां पर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स है वो कितना है? 5000 इंटू 100, दैट इज 5 लाख। टोटल क्वांटिटी इज 5000 माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस इज 250 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दैट इज 4700। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 4947368। तो इसके हिसाब से भाई अगर आप चेक करते हो तो डी ऑप्शन आंसर बन जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, कभी भी बेटा आपका नॉर्मल लॉस होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो किसी भी चीज का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। अब बच्चा बोलेगा सर ये फॉर्मूला, बेटा ये फॉर्मूला बेसिकली आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है अगर आपको क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो, ठीक है। और याद रखना ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस, ओके। नेक्स्ट, फिर मेरे को पूछता है प्लीज गाइड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ग्रांट्स मेंशन। देखो भाई अब आपको जो 2 ग्रांट मिले हैं, एक आपको मिला है 8 करोड़ का ग्रांट, इसको मार्क कर लेना भाई साहब। एक आपको मिला है 8 करोड़ का ग्रांट सरकार से मिला है, ठीक है। पहली बात, क्या आप ग्रांट से डिविडेंड दे सकते हो? नहीं।
ग्रांट से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, तो आपने डिविडेंड उठा के दे दिया। अच्छा, फिर जो लैंड है आपको मिला है और आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तुम्हारा दोनों का ट्रीटमेंट गलत है भाई। देखो अब इसमें से आंसर क्या है, देखो सबसे पहली बात आपके पास क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट। सॉरी, मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं है, पहली ऑप्शन से रॉन्ग है। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इनकरेक्ट, ओके। इन सेकेंड केस नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ लैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज करेक्ट, नो सॉरी। AS12 कहता है कि लैंड को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये नहीं बोलता कि रिकॉर्ड ही नहीं करना। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट, गलत, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज आल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी बचा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट, हाँ जी इनकरेक्ट है। सेकेंड केस में लैंड को रिकॉर्ड करना चाहिए नॉमिनल वैल्यू पे, आ गया बेटा अपना आंसर। सारे बच्चे पहले बताओ बेटा, फर्स्ट केस स्टडी क्लियर है? थोड़ा सा जल्दी से रिस्पॉन्स करना क्योंकि हम लोग को ऐसी 8 केस स्टडीज करनी है, ठीक है बेटा। मैं आपसे हर केस स्टडी के बाद पूछूंगा, मुझे बताते जाना। और दोस्तों ये 8 केस स्टडीज अच्छे से करके जाना, वादा करता हूं कि इस 8 में से आपके पास पक्का कोई ना कोई केस स्टडी क्लिक करेगी, इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोग के लिए केस स्टडीज़ की और क्लास रखूंगा बिकॉज बच्चों की डिमांड थी कि भाई केस स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती तो विल प्रैक्टिस मोर केस स्टडीज़। पहले इसको करते हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सुमन लिमिटेड ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग करता है एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और ये जो इक्विपमेंट्स है ये अलग अलग आउटलेट्स पे बेच रहा है। ये प्रोवाइड करता है इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ठीक है। इनका काम क्या है भैया, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना, उसको बेचना और बाद में इंस्टॉल भी करना। अच्छा, और साथ में ये क्या करता है, ये 1 साल की ना फ्री वारंटी भी प्रोवाइड करता है। भाई साहब जरा चेक कर लेना, 1 साल की फ्री वारंटी, राइट। बीच रिजॉर्ट्स एक लीडिंग रिजॉर्ट्स है सिटी में, उन्होंने 5 AC परचेज करे सुमन से। सुमन ने 5 AC बेचे 45,000 ईच का, और उसमें इंस्टॉलेशन फीस भी इंक्लूड करी हुई है। अब थोड़ा सा बच्चों को पहले दिमाग में रखना भैया, उसमें इंस्टॉलेशन फीस भी 1,000 रुपये इंक्लूड करी हुई है। कंपनी कहती है मैं आपको 1 साल का रिपेयर का गारंटी वारंटी देते हैं, सॉरी। कंपनी बोलता है 500 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट भी देती है, बहुत बढ़िया बात है। बीच रिजॉर्ट ने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस करा 15 मार्च 2024 को और पेमेंट करी 20 मार्च 2024 को। अच्छा, तो ऑर्डर प्लेस हुआ 15 मार्च को और बेटा पेमेंट हुई है 20 मार्च को। AC डिलीवर हुए हैं बेटा मार्च 27 में, बट इंस्टॉलेशन हुई है अगले साल। इंस्टॉलेशन कब हुई है, अगले साल। मैं तुम लोग को AS9 का एक बड़ा फंडा आपको अच्छा सा याद कराता हूँ। क्या कहता था बेटा AS9 के अंदर, आपको याद होगा हमारे पास AS9 में ना हमारी बुक में था एक स्पेशल केसेस। अब देखोगे एक चार्ट सा बना था हमारी पुस्तक में स्पेशल केसेस का, वो क्या था AS9 के अंदर, वो कहता था भाई ध्यान से मेरी बात को समझ, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। AC है गुड्स, थोड़ा सा पहले आपको केस याद करा रहा हूँ, और जो इंस्टॉलेशन होता है ना, इंस्टॉलेशन वो होता है सर्विस, वो होता है सर्विस। इसको सेल करना इज सेल ऑफ गुड्स, और इसको हम कहते हैं सेल ऑफ सर्विसेज, राइट। अब अगर सपोज कर लो, मान लो AC जो है वो आपका लेट्स से 2023-24 में सेल किया गया, तो बेटा ये 2023-24 का रेवेन्यू है, एग्रीड। बट अगर इसकी जो इंस्टॉलेशन सर्विस है, मतलब इंस्टॉल्ड हुआ मान लो 2024-25 में, अगले साल, तो इट इज अ रेवेन्यू। इंस्टॉलेशन इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, बट याद रखना इट इज रेवेन्यू फॉर 2024-25, not for 2023-24. Remember this, the rule is if the installation and the goods selling is done in the same year, then the entire amount is the revenue. But if the goods are sold in the previous year, but installation is done in the next year, then installation is sale of service, it is the revenue, but it will be charged as revenue, it will be shown as revenue in the next year, not in this year. That's a rule which we should follow actually.
ठीक है, तो सारे बच्चों को बेटा पहले ये कहानी समझ में आनी चाहिए जो AS9 के अंदर आती है। तो भाई साहब अब यही आपको समझना है, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी बाय 31 मार्च 2024। अब समझो 45,000 का AC था, 1,000 रुपया उसमें इंस्टॉलेशन थी, निकाल दो। 500 रुपया भैया उसमें ट्रेड डिस्काउंट था, निकाल दो। ये निकालने के बाद अगर आप देखते हो तो 43,500 का एक AC बनता है, ओनली द गुड्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द गुड्स पार्ट। ठीक है, अब हमने बेटा कितने AC बेचे हैं? 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना भाई तो ये आता है आपके पास 2,17,500। ये लो भाई 2,17,500 आपके पास आ गया रेवेन्यू। अच्छा, अब आपको अगले साल 24-25 में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? देखो यार, 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन है, 5 AC की, तो बेटा तुम्हारा अगले साल का रेवेन्यू होगा सेल ऑफ सर्विसेज से 5,000। तो पहले तो ये पॉइंट दिमाग में रख लो कि इंस्टॉलेशन जो है उसका खर्च पड़ेगा अगले साल, राइट, मतलब उसका रेवेन्यू होगा अगले साल। नेक्स्ट, अब आपको बोलता है ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। अरे यार ट्रेड डिस्काउंट ये बचपन का रूल है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं? इट इज डिडक्टेड वाइल डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की कैलकुलेशन में उसको माइनस करते हैं। आपको याद होगा 2 तरह के डिस्काउंट होते थे, एक होता था ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड ओनली ऑन द रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, बट ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन क्वांटिटी। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं भैया? सीधा माइनस कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, is the company required to do any accounting for 1 year warranty provided it? तो भैया जो कंपनी आपको 1 year वारंटी प्रोवाइड कर रही तो कंपनी को क्या वहां पर बच्चा कुछ उसका ट्रीटमेंट करना है? अब मैं आपको AS29 याद कराता हूँ। कंपनी का रूल होता था भैया, कोई भी अगर आप वारंटी फॉर रिपेयर प्रोवाइड करते हो तो एज पर AS29 उसकी ना प्रोविजन बनाई जाती है। भाई अंडरस्टैंड द केस स्टडीज बेटा, इसमें ना दो AS मिक्स हो जाते हैं। तो बेटा हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती थी जो हम लोग को विद इन 1 year जो है सारा का सारा फुलफिल करनी होती थी। तो हम लोग को बच्चा, हम इसके अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ जी, अमाउंट एस्टिमेट, अमाउंट मेजरेबल है। हाँ जी मेजरेबल है। तो हम लोग को बेटा AS29 के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोविजन बनानी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है बेटा इसका? बी। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे बाकी आंसर नहीं है, बिकॉज कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना, गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर क्लेम्स शुड बी डन ऑन कैश बेसिस, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भैया जब आएंगे तब इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है बेटा, एज कंपनी इज नॉट चार्जिंग सेपरेटली फॉर वारंटी, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी प्रोविजन, नो, द प्रोविजन हैज टू बी मेड। याद रखो, कंपनी का रूल होता है भैया, कंपनी की सेंसिबिलिटी होती है कि कंपनी एज पर AS29 प्रोविजन जो है बना के रखेगी, राइट। तो कंपनी हैज टू क्रिएट प्रोविजन, ऐसा रूल नहीं है कि कंपनी प्रोविजन नहीं बनाएगी। ओके, तो दिस वाज बेटा केस स्टडी 2। जल्दी से मुझे बताइए बेटा, केस स्टडी 2 इज क्लियर एवरीवन? चलिए, दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन टू केस स्टडी 3, इट्स अगेन अ गुड केस स्टडी बेटा, ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या कहानी है। लिखता है मार्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और वो एक नया प्लांट स्टार्ट कर रही है। उसने कमेंस करा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2023 और इनकर करे भैया ये खर्चे। उसने क्या करा, उसने लैंड बिल्डिंग खरीदा है 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का लैंड बिल्डिंग है। 35 लाख रुपया भैया उन्होंने क्या करा है, मटेरियल के लिए खरा सारा खरीदा। 1 मिनट, प्लांट खरीदा 50 लाख का, 35 लाख रुपया मटेरियल का और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। कंपनी ने इनकर करा 10 लाख रुपया हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, और इसमें रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आ जाता है, ये सारा आपको बता रहा है। कंपनी बोरो करती है 25 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। बोरो करा मतलब लोन, लोन मतलब AS16 वाला रूल लगेगा, बोरिंग कॉस्ट 12% पर आनम बेटा। डायरेक्टर्स जो है उन्होंने ट्रैवल और मीटिंग एक्सपेंस भी करे हैं 5 लाख रुपए के। इस लोन को अरेंज करने के लिए भैया डायरेक्टर ने क्या करा, थोड़ा मीटिंग शीटिंग करा और उसके बाद 5 लाख रुपया उसका खर्चा लग गया। फिर लिखा है कि कंपनी ने नवंबर में एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उनकी रुक गई। याद रखना, नवंबर में कंपनी की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक गई बिकॉज जो लोकल पीपल थे ना, उनके साथ कुछ वो नारेबाजी करने वाले एक्टिविस्ट आ गए और उन्होंने बोला भैया इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो तुम जो प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। और वहां पर क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 3 महीने के लिए रोकना पड़ गया।
तो भाई हुआ क्या, कंपनी लैंड खरीद रही है प्लांट के लिए, कंपनी ने 35 लाख रुपए का मटेरियल खरीद लिया, 10 लाख रुपए हेड ऑफिस के खर्चे करे हैं कंपनी ने 25 लाख का लोन भी ले लिया है, उस लोन को अरेंज करने के लिए 5 लाख रुपया भैया उसका डायरेक्टर का भी खर्चा हो गया है। उसके कारण उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में भैया जो कंस्ट्रक्शन है कंपनी की रोकनी पड़ी 3 महीनों के लिए, बिकॉज कुछ एगिटेशन वगैरह हो गया, कुछ वहाँ पर लोग आ गए भैया कि अपने कंस्ट्रक्शन को है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है। बाद में एनजीओ और सरकार की हेल्प से उस पर्टिकुलर वहाँ पर आंदोलन को, हिंदी में कहा जाए तो आंदोलन को 28 फरवरी को रोक दिया गया और उसके बाद काम शुरू हुआ। और बैलेंस जो है आपके पास, इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ने जो बोला भैया कि आप एक काम करो, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है तो तुमको डिवाइसेस लगा लो, जिससे तुम्हारे जो कंपनी के से वालों को स्मोक निकलता है कुछ निकलता है वो फिल्टर होगा। और भैया उस डिवाइसेस के लिए कंपनी को 6 लाख रुपया खर्चा करना पड़ गया। दैट मीन्स कंपनी हैज़ टू इनकर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ मोर, बिकॉज कंपनी को बेटा वो डिवाइसेस लगाने पड़े, तो कंपनी को 6 लाख रुपीज़ और खर्चा करना पड़ गया। चलो ठीक है, अब इस सिचुएशन में मेरे को बताना क्या है, कहता है यार इस इंफॉर्मेशन से आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ। अब थोड़ा सा आपको बेटा इस क्वेश्चन में AS10 AS16 थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रखा है। आपको याद होगा AS10 में होता था कौन सी चीज़ें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्लांट में लेंगे और कौन सी चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्लांट में नहीं लेंगे। सबसे पहली बात, लैंड की कॉस्ट आती है, मटेरियल की कॉस्ट आती है, बोरिंग कॉस्ट आती है, हेड ऑफिस एक्सपेंस कभी सुना आपने कॉस्ट ऑफ प्लांट में आते हैं ना। ये हेड ऑफिस खर्चे किस मुंह से आएंगे, ये हमने कौन से प्लांट के लिए करे हैं, ध्यान से पढ़ो। हमने बेटा क्या करा, हेड ऑफिस के खर्चे करे, और हेड ऑफिस के खर्चे किसके लिए करे, रेंट के लिए, एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के लिए। मुझे बताओ इसका प्लांट की कॉस्ट से क्या रिलेशन है, है कोई रिलेशन? नो। तो बच्चा याद रखना इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा जो आपका कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर बोलता है भाई एक काम करो, ये बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। एग्रीड। भाई साहब हमने ना वहाँ पर लोन लिया हुआ 25 लाख रुपए का, ठीक है, 25 लाख का लोन लिया है और 12% आपका भाई साहब वहाँ पर है सारा का सारा, तो 12% आपका आ गया। एग्रीड एग्रीड। अब जहाँ पर जब मंथ्स की बात करते हैं, मंथ्स कितने लेंगे, देखो आपने लोन कब बोरो करा है, मार्क करना भैया, आपने लोन बोरो करा है अप्रैल में, ओके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये हो गए बेटा 7 मंथ्स। ध्यान से मेरी बात समझना, दोबारा बोलता हूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में काम रुक गया, ठीक है, आपको याद होगा नवंबर में काम रुक गया। आपको मैंने एक कहानी सुनाई हुई है, इसको हम कहते थे कि हम लोग कई बार इंटरेस्ट के कैपिटलाइजेशन को सीज कर सकते थे। सीज करना मतलब सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते थे बेटा इसको, कि हम लोग वहां पर उसको रोक सकते थे अगर आपका वहां पर इंटरेस्ट जो है उतने पीरियड के लिए कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा जितनी देर काम रुका रहा, ठीक है। तो आपने नवंबर तक काम रोका, उसके बाद काम शुरू हुआ 28 फरवरी को, तो बेटा महीना तो एक ही रह गया, मार्च, ठीक है। तो मतलब अगर आप कुल मिला के चेक करो तो हमारे पास नवंबर तक हो गए 8 महीने, फिर एक महीना रह गया मार्च का, तो एक्चुअली में बच्चा यहाँ पर आपके पास टोटल 8 मंथ्स का, सॉरी नवंबर तक हो गए 7 महीने और एक महीना मार्च का, 8 मंथ्स आपके पास यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट होगी जो प्लांट के ऊपर कैपिटलाइज की जाएगी, राइट। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो भाई तो 2 लाख रुपए आता है, तो इसके लिए बच्चा अपना आंसर जो है वो बी आना चाहिए, 2 लाख रुपए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। कोई बात नहीं यार, प्लांट की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, प्लांट की कॉस्ट निकालनी। आप देखो सबसे पहले अगर मैं प्लांट की कॉस्ट बात करता हूँ कौन कौन सी आती, मार्किंग करते हैं। 50 लाख, यस बेटा प्लांट की कॉस्ट में 50 लाख आएगा। 35 लाख आएगा, हाँ जी बेटा मटीरियल का कॉस्ट आएगा। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट आएगी, वो 2 लाख आपको समझ में आ गया, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो बोरिंग कॉस्ट के साथ डायरेक्टर के एक्सपेंस करे हैं, क्या ये प्लांट की कॉस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। कंपनी के बंदे ने वहां पर ट्रैवल करा ताकि लोन को अरेंज किया जा सके। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, देखता हूं कोई बच्चे का कोई जवाब आता है। जो बच्चे बोलते हैं यस आएंगे वो थम्स अप कर दे, जो बच्चे बोलते हैं नहीं आएंगे वो थम्स डाउन कर दे। लेट मी सी बेटा, तुम क्या बोलते हो कि ये डायरेक्टर के एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ प्लांट में आएंगे कि नहीं आएंगे। कम ऑन रिप्लाई फास्ट, थम्स अप और थम्स डाउन। अगर आपको ठेंगे का निशान नहीं मिल रहा बेटा ऐसे करके दिखा दो, बात खत्म। थम्स अप और थम्स डाउन। वेरी फ्यू आंसर्स भाई। भाई साहब
ये खर्चे कैपिटलाइज नहीं होंगे बिकॉज इट हैज नो रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ प्लांट, याद रखना, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अरेंजिंग लोन इज नॉट कैपिटलाइज्ड, याद रखेंगे बेटा, AS 16 का छोटा सा रूल है। तो भाई साहब अब यहाँ पर कहानी ये है कि हमारे पास कौन कौन से खर्चे आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। चलिए मार्क करते हैं। 50 लाख रुपीस एक आ जाएगा, हमारे पास आ गया। 35 लाख रुपीस उसके मटेरियल की कॉस्ट आ गई। 2 लाख रुपए आपके पास आ गया। अब समझो, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उनको 6 लाख का एक इक्विपमेंट लगाना पड़ा। बेटा वो तो ज़रूरी हो गया ना, बिकॉज उसके बगैर तो प्लांट में एक्टिविटी हो नहीं सकती, तो वो तो ज़रूरी हो गया, तो 6 लाख रुपया आ जाएगा। तो बच्चे इसमें आप चेक करेंगे भाई, ये कर करा के आपके पास 93 लाख आता है। 93 लाख इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन आपकी 31 मार्च 2024 में कितनी चार्ज होगी। एग्रीड। बेटा पहली बात, अगर आप नोटिस करते हो इस पूरे क्वेश्चन में चेक करो कि भाई अभी तक हमारा जो प्लांट का डेप्रीसिएशन बोला हुआ है 10%। एग्रीड। बट आप मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि कहीं लिखा है कि प्लांट की कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। सारे बच्चे पहले चेक करो, कहीं लिखा है प्लांट की कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे अभी तक ये चीज मेंशन नहीं है। अभी खाली आपको बोल रहा है प्लांट हमने वहां पर बनाना शुरू कर दिया है, हमने कंस्ट्रक्शन कमेंस करी है। कमेंस करी, दैट इज फाइन, बट कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कहां पर है पूरे क्वेश्चन में चेक करो। इट इज नोवेयर गिवन। हमने अभी वहां पर एनजीओ के साथ जो रुका काम था उसको शुरू कराया, और रुका काम शुरू करा के हमें 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दिया हमने, कुछ भी कह सकते हो। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट एंड डेप्रीसिएशन इज चार्ज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वंस द प्लांट इज रेडी फॉर यूज। तो इसीलिए बच्चा यहां पर जो इसका आंसर होगा डेप्रीसिएशन का, दैट विल बी 0। सारे बच्चे, केस नंबर 3, इज दिस क्लियर? जल्दी से भाई। चलो, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। भाई आइए, एक केस स्टडी हमारे पास आती 4, ध्यान से देखिएगा। लिखा है बिलफ फाइनेंस लिमिटेड एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है जिनका बिजनेस है बेटा वहाँ पर लोन को लेंड करना, मतलब फाइनेंशियल कंपनी है, लोन को लेंड करती है और सारा इंटरेस्ट वगैरह अर्न करती है। कंपनी ने भैया 50 करोड़ का लोन लेंड करा, 1.5 करोड़ रुपया इंटरेस्ट कमाया। याद रखना, ठीक है। कंपनी के पास सरप्लस फंड्स था ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने उसको एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, सरप्लस फंड्स को एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से कंपनी ने 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करा। एग्रीड, ठीक है। कंपनी ने क्या करा, एक गोल्ड लोन यूनिट को खरीद लिया किसी कंपनी को 10 करोड़ में, और कंपनी बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन 15 करोड़ का अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स कंपनी ने, एक होल्डिंग कंपनी ने अपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, और कंपनी बेटा 15 करोड़ का एक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने टोटल इनकम टैक्स पे करा 75 लाख रुपए का, और इस इंफॉर्मेशन से आपको बच्चा ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। अच्छा, अब यहां पर बेटा एक बात याद रखना, कंपनी इज अ फाइनेंस कंपनी। याद रखना बेटा, कंपनी इज अ फाइनेंस कंपनी, ठीक है। थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, AS3 के अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट है मेरा 1.5 करोड़ का जो मैंने अर्न करा है वो क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, बिकॉज अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो इंटरेस्ट आपका ऑपरेटिंग में जाता है, अदरवाइज वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाता है। तो भाई ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिंपल क्वेश्चन। फिर इंटरेस्ट इनकम 20 लाख की जो आपने एफडी से अर्न करी है। 1 मिनट, अब जो इंटरेस्ट इनकम आपकी 20 लाख की आपने एफडी से अर्न करी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने एफडी करी, हमने इन्वेस्टमेंट्स करी, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए बच्चा। बट मैं यहाँ पर आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। रीजन बिंग इज दिस, बिकॉज कंपनी का काम ही है पैसे लेना, डिपॉजिट कराना, कंपनी का बेटा नेचर ऑफ वर्क ही है पैसे लेकर डिपॉजिट कराना, तो ये बेसिकली कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर ही आता है, एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करते हो बेटा AS3, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट। ओके, अब जो मैंने गोल्ड लोन यूनिट में पैसा लगाया ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज कंपनी का काम दूसरी कंपनी को खरीदना नहीं है, ठीक है। तो याद रखना दिस इज द पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 के अकॉर्डिंगली
टोटल इनकम टैक्स हमने 75 लाख पे करा। अब ये 75 लाख भाई साहब हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका 75 लाख आपने पे करा है टोटल इनकम टैक्स, तो नॉर्मली इनकम टैक्स इज ऑलवेज ऑन ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशंस पे इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो याद रखना, इट इज टू बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हो लिखा हुआ है टोटल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि भैया जो आपने बिजनेस के ऑपरेशन पे प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स। नेक्स्ट, कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स आपको चाहिए? इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ जो कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को प्रोवाइड करा, तो कंपनी को बेटा क्या कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करना चाहिए? आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ भैया, रूल था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग आरपीटी बोलते थे। तो अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करती है तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो बेटा हम लोगों को यहां पर क्या करना है? यस, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज पर AS 18। इजी थ्योरी वाला क्वेश्चन था। जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई साहब, केस स्टडी 4 इज क्लियर, तुम लोग 5 पर आते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बेटा, ये केस स्टडीज़ जो हैं आप लोगों को बहुत इजीली बहुत मज़े से समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। देखो आपको बताता हूँ एक चीज़ दिमाग में रखना, केस स्टडीज़ ना जब हम लोग सुनते हैं, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो सुनने में उसके आंसर में पता लग जाते हैं, तो बहुत ईजी लगते हैं। खुद करने के टाइम पे याद रखना, इट ओनली रिक्वायर्स पेशेंस टू रीड, यू शुड हैव अ गुड रीडिंग कैपेबिलिटी। जैसे आपने फर्स्ट वाली केस स्टडी पढ़ी, बहुत ही बकवास उसमें लिखी हुई थी, जो बहुत सारी चीज़ें काम ही नहीं आनी। तो यू शुड हैव अ गुड रीडिंग पेशेंस एंड कैपेबिलिटी टू सॉल्व द केस स्टडी, दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। काश ऐसा होता कि केस स्टडी पंजाबी में लिखी होती तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ईजी लगती, बट ऐसा नहीं है बच्चा, याद रखना। इंग्लिश में है, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे भैया, वीनस लिमिटेड जो है वो रिसीव करता है एक पार्सल ऑफ लैंड एट नो कॉस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ फैक्ट्री इन एन आउटलिंग एरिया। एक मिनट भाई, एक लैंड मिला सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लैंड की वैल्यू 75 लाख है, जबकि नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है। अब देखो, नॉमिनल वैल्यू आपकी चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, आपको AS 12 कहता है भैया अगर लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने तो कहा हुआ है कि नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये होती है तो 100 रुपये दिखाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नॉमिनल वैल्यू अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पे दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एडिशनली कंपनी ने रिसीव करा एक गवर्नमेंट ग्रांट 30 लाख रुपए का, जो रिप्रेजेंट करता है 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपको फैक्ट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। एक मिनट, कंपनी को बेटा 30 लाख मिला, जो 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 30 लाख जो है दैट इज 25% ऑफ द टोटल कैपिटल आउटले रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। अच्छा, कंपनी को बेटा 15 लाख रुपए मिलता है विद द स्टिपुलेशन दैट इट इज यूज टू बी परचेज मशीनरी। दैट मीन्स कंपनी को बोला जाता है भैया देखो 30 लाख तुम्हें दे रहे हैं, जो तुम्हारी टोटल पैसा लगना उसका 30 लाख, और तो तुम्हें 15 लाख एक और दे रहे हैं, तुम उससे मशीनरी खरीद सकते हो। क्या खरीद सकते हो भैया? मशीनरी। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ दीज ग्रांट। अब सरकार आपसे पैसा वापस नहीं। चलिए आप एक काम करिए, सबसे पहला सवाल, लैंड जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला उसको कौन सी वैल्यू पे दिखाना? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी बड़ा? 10 लाख। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहली घंटी बजेगी सर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये होती है। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज 100 रुपया, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन भैया 10 लाख तो 10 लाख है। अच्छा, फिर AS 12 के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ग्रांट 30 लाख का हम लोग को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? बेटा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा फंडा है, एनी सॉर्ट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड एज पर द कैपिटल इट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। AS 12 का बड़ा सिंपल सा रूल होता था कि भैया कोई भी ग्रांट जो आपको इनिशियल कैपिटल आउटले के दौरान मिलता है दैट शुड बी शोन एज अ कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो बेटा इसको हमको क्या करना है भाई साहब? इट शुड बी टेकन एज अ कैपिटल रिजर्व, सिंपल रूल ऑफ AS 12। अच्छा, फिर AS 12 कहता है 15 लाख का ग्रांट बेटा जो मशीनरी का है उसको हम लोग को क्या करना है? सिंपल सी बात है बेटा, देखो मशीनरी के अंदर जब हमें ग्रांट मिलता था दो मेथड होते थे। एक होता था एसेट कॉस्ट रिडक्शन मेथड, आई होप थोड़ा बच्चों को याद होगा। एक होता था डेफर्ड इनकम मेथड, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, 15 लाख या तो एसेट की कॉस्ट से कम कर सकते थे या उसको इनकम को हम लोग वहां पर डेफर्ड इनकम के तौर पर उसको एसेट की लाइफ से डिवाइड कर लेते थे। इफ यू रिमेंबर, दो मेथड होते थे, एसेट कॉस्ट रिडक्शन
AS 12 के अंदर, और एक हमारे पास क्या होता था, डेफर्ड इनकम, राइट। हम दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहां पर देखोगे तो डेफर्ड इनकम ऑप्शन में है, तो डेफर्ड इनकम हम लोग मान लेंगे, राइट। ओके, एक मिनट भाई, मैं सोच ही जा रहा हूं कि बच्चों को याद होगा, याद होगा भाई, AS 12 के थोड़े फंडे याद है ना? ठीक है, चिंता मत करो। मैंने वैसे एक चीज़ और सोची तुम लोगों के लिए, अगर तुम्हें मन होगा तो बता देना। हम लोग एक रात को तनतनाती हुई क्लास रखेंगे जो सुबह ख़त्म होगी। मैंने सोच रहा था, मैं प्लान कर रहा था ऐसा कुछ, अगर बच्चों की डिमांड होगी तो उसमें क्या करेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट एएस, देखो सारे तो नहीं हो पाएंगे, पर जितने भी इम्पॉर्टेंट एएस है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक वन शॉट मैराथन रिवीजन क्लास में प्लान कर रहा हूँ, राइट। तो शुरू होगी रात को, हम लोग तकरीबन शुरू करेंगे आराम से 11-12 बजे, ठीक है, 11 या 12 बजे, और दोपहर को, सॉरी दोपहर कहाँ, रात को बेटा 3 या 4 बजे तक चलाएंगे। अगर तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज बेटा इतना लंबा टाइम जो है वो रात को ही मैं दे सकूंगा, ठीक है, बिकॉज सुबह के टाइम क्लासेस होती हैं। आई एम प्लानिंग जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, देखो प्रैक्टिकल रिवाइज करना ईजी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिवाइज करना थोड़ा सा ना वो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर बच्चे बेटा डिमांड करेंगे कि सर ऐसा कुछ करिए, तो मैं कर दूंगा बेटा। एक हम लोग वहाँ पर प्रॉपर एक क्लास लेंगे रात की, कहते हैं ना इस रात की सुबह नहीं, तो भाई हम लोग वहाँ पर वो रात को शुरू करेंगे और सुबह तक अपनी वो क्लास चलेगी 3-4 घंटे, ठीक है। बीच में ब्रेक आएगा, चिंता मत करो, कॉफ़ी ब्रेक होगा बीच में, हम लोग 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे, 1.5 घंटे चलेगी, फिर 1.5 घंटे ब्रेक, फिर 1.5 घंटे चलेगी, ऐसे करके 3 सेशन लगाने, 4.5 घंटे में सारे एएस हम रिवाइज कर लेंगे, अगर बच्चे एग्री करेंगे तो भाई। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, विच ऑफ द अबव ग्रांट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ। अरे यार अभी तो करा हमने, डेफर्ड इनकम वाला जो ग्रांट है उसको हम लोग को अपने अपना राइट ऑफ करना है, हमें पता है भैया। तो भैया यहाँ पर अपने को बार बार क्या बोल रहा है, वो बोलता है यार देखो अब कौन से ग्रांट को तूने वहां पर राइट ऑफ करना है, अपने को पता है भाई साहब कि डेफर्ड इनकम वाले ग्रांट को राइट ऑफ करना होता है। कौन सा, जो 15 लाख वाला है वो हमारा डेफर्ड इनकम वाला ग्रांट है, तो बेटा हमारे पास कौन सा ग्रांट होगा, विद द कंडीशन टू परचेज मशीनरी, राइट। ओके भैया, 5वीं केस स्टडी सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? 5वीं जल्दी से बताइए, फिर हम केस स्टडी 6 पर आते हैं। ग्रेट, आगे सुनिए। एक्सिस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक मशीनरी परचेज कर रही है 10 लाख रुपए की अप्रैल में। उसने पे करा बेटा 4 लाख रुपया पहले, नोटिस करना 4 लाख रुपया पहले पे करा, बाकी 6 लाख रुपया किस्तों में देना है, एक 1,05,000 की 6 किस्तें। एक मिनट, जरा इस पॉइंट पे ना एक पॉइंट बनता है, जरा सारे बच्चे फोकस करना, एक मिनट भाई, जरा कॉपी पे आना पड़ेगा भाई। आइए भाई साहब, 10 लाख की मशीनरी है, गौर करना, 4 लाख रुपया वो भाई साहब अभी दे रहे हैं, और 1,05,000 की भाई साहब 6 किस्तें दे रहे हैं। 1,05,000 की 6 किस्तें मतलब 6,30,000, अर्थात 4 लाख प्लस 6,30,000, वो भाई साहब 10,30,000 दे बैठा 10 लाख की मशीनरी पे। क्यों? हायर परचेज के टाइम पे या किस्तों में मशीनरी खरीदने से भाई साहब 30,000 रुपये इंटरेस्ट पड़ रहा है। पहले देखो सारे बच्चों को ये पॉइंट उसका समझ में आया, 30,000 भैया क्या पड़ गया अपने को, इंटरेस्ट। तो यहां से आप समझ जाइए भैया 30,000 रुपये इंटरेस्ट पड़ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे आते हैं। लिखता है कंपनी ने लैंड बेचा, अच्छा, क्लासीफाई करा उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे 25 लाख रुपए का, और पे करा 1 लाख रुपया इनकम टैक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल की। वेरी गुड। कंपनी ने कोई लैंड पीपीई में दिखाया हुआ था, उसको बेचा, और 1 लाख रुपया हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कंपनी ने क्या करा, एक इनकम टैक्स रिफंड भी आया कंपनी को लॉन्ग विद द इंटरेस्ट, एग्रीड। कंपनी को बेटा इनकम टैक्स रिफंड भी आ रहा है ना, ऑल दैट सारी चीज़ें आ रही, दैट्स वेरी गुड। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, सबसे पहली बात अपने को क्या क्या लिखा हुआ, देखिए पहले वो कहता है केस स्टडी 6 के अंदर कि भाई एक बात बताओ कि एज पर AS 3 जो हमने मशीनरी जो है वहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मशीनरी के अंदर ना 2 फंडे आ गए हैं, 10 लाख की मशीनरी खरीदी है, 30,000 रुपया इंटरेस्ट है,
आपको पता है बेटा, इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है और जो मशीनरी खरीदना होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो आपको ये 10-30 के खर्चे को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जो 30,000 का पोर्शन है वो इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो इसीलिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा, 10 लाख विल बी शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड 30,000 इज योर इंटरेस्ट विच इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जरा बाकी ऑप्शंस देखें। 10 लाख को बोलता है इन्वेस्टिंग और 30,000 को बोलता है भैया उसको पीएल में डाल दो। बात ऐसा होता है क्या? नहीं, 30,000 तो इंटरेस्ट है। 10 लाख 30,000 को सारा इन्वेस्टिंग में डाल दो ना, 10 लाख 30,000 को फाइनेंसिंग में डाल दो नो, मशीनरी बेटा फाइनेंसिंग का पार्ट ही नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन बेस्ट है। अच्छा, अब मशीनरी कितने अमाउंट से किताबों में शो की जाएगी? अब मुद्दा ये है भैया, मशीनरी को किताबों में कितना दिखाना है? बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, मशीनरी को दिखाना तो मशीनरी तो 10 लाख का ही दिखाना है, 10 लाख 30,000 का नहीं दिखाना मशीनरी को। किताबों में भैया मशीनरी 10 लाख की जाएगी, 30,000 क्या है? वो आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, अब यहां पर इनकम टैक्स जो आपने लैंड की सेल पे शो करना है किस किताब के अंदर भैया, सॉरी कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग। बिकॉज लैंड की सेल और परचेज जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है, उस पे किया गया टैक्स वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। सी, अब बच्चे थोड़ा दिमाग में रखना, वैसे ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक होता है बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स, ठीक है, एक होता है भैया बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है सेल ऑफ पीपीई पे टैक्स, ये आपका हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। एक होता है भाई साहब, सपोज कर लो कोई डिविडेंड पे टैक्स, जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं, ठीक है, ये सब हमेशा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसको हम डीडीटी भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, राइट। तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन अपने आप को आनी चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो तो ये मेरे पास कौन सा है? ये मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बोलता है हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज। अब देखो मुझे ना वहाँ पर कोई अल्टीमेटली इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है उसी पे, तो भैया जो मेरे पास यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? कंपनी को बेटा जो अल्टीमेटली इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है, तो बेसिकली क्या है, इनकम टैक्स रिफंड इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो आपका पैसा एक हिसाब से आपको वापस आ रहा है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि आपने पहले टैक्स लगाया इन्वेस्टिंग पे, बाद में आपको उसका रिफंड आ गया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई रिफंड आ गया होगा, तो दैट इज बेसिकली योर obviously investing activity. So simple सा फंडा है, if the tax is investing then the refund is also investing, if the tax is operating then the refund is also operating, if the tax is financing then the refund is also financing. सिंपल सा फंडा लेके चलना हम लोग। ओके गाइस, जल्दी से बताइए क्या केस स्टडी 6 हमारे को क्लियर है? ठीक है, गुड। मैं देख रहा हूँ बेटा 2-3 बच्चे हैं वो ठेंगे ऊपर नहीं कर रहे, ची और जी आपका ठेंगा ऊपर नहीं आ रहा है, राइट। दीर्घा जी मुझे आपका भी ठेंगा नजर नहीं आ रहा, थम्स अप के लिए जल्दी से बच्चा। क्या आपको ठेंगे के सिंबल नहीं मिल रहे? कोई बात नहीं बेटा, ठेंगे अपने ऐसे उठा के दिखा दो। मुझे पता है इस टाइम सर्दी में पता है क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं ना वो रजाई के अंदर होते हैं, राइट, तो वो ठंड लग रही होती है, तो बंदा कहता है कौन कष्ट करेगा, हाथ निकाल के ठेंगा ऊपर दिखाएगा। चलो दोस्तों, एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ये करते हैं, ध्यान से देखिए। केस स्टडी 7, फोकस करना। अब यहां पर भी ना बकवास ज्यादा है, काम की चीज कम है। पेशेंस इन रीडिंग इज रिक्वायर्ड, ओके। सीज लिमिटेड द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो भैया घुमा के लाएगी कंपनी। इट सेल्स हॉलिडे पैकेजेस टू द कस्टमर। The company negotiates upfront with the airlines for a specified number of seats in flight. The company agrees to buy a specific number of tickets and pay for those tickets regardless of whether it is able to resell all those in package. पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। क्या लिखता है भैया? कंपनी का काम है टूर एंड ट्रैवल का, ठीक है। कंपनी हॉलिडे पैकेजेस अपने कस्टमर को बेच रही है। कंपनी क्या करती है, रेलवे वालों से ना भैया पहले, सॉरी रेलवे बोल रहा हूँ, एयरलाइंस वालों से पहले से कुछ प्लेन की टिकट्स बुक कर लेती है। अब कंपनी ने टिकट्स के पैसे एयरलाइंस वालों को दे दिए। अब कंपनी की आगे वो बिके ना बिके वो बात की बात है, कंपनी ने टिकटें खरीद ली हैं, ठीक है, पैकेज के तौर पे। द रेट पेड बाय द कंपनी फॉर ईच टिकट परचेज इज नेगोशिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस।
तो कंपनी ने भैया रेलवे रेलवे यार, एक्चुअली मैं गरीब आदमी भैया, मेरे मुंह से रेलवे ही निकलता है कि हम प्लेन में कभी ट्रैवल ही नहीं करा आज तक। हम लोग बेटा बसों में धक्के खाने वाले बंदे, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बेटा गरीब आदमी लोग के मुंह से ना खाली रेलवे ही निकलता होता है। सॉरी, अमीरों के लिए हम सॉरी। प्लेन, एरोप्लेन की जो टिकट्स होती हैं याद रखना, वो हमेशा नेगोशिएट करके हम लोगों ने एडवांस में पे कर दी है। अच्छा जी, कंपनी ने असिस्ट करा कस्टमर्स को इन रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस। मतलब कल को एयरलाइंस कुछ गड़बड़ करती है तो कंपनी भैया उनको मदद भी करती है। एग्रीड। However, each airline is responsible for fulfilling obligations associated with the ticket, including remedies to customer for dissatisfaction of the service. एयरलाइंस का भैया जिम्मेदारी है, कल को कस्टमर कुछ खराब करेगा, कस्टमर का कुछ नुकसान होता है तो वो जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, और एयरलाइंस है वो आपको रेमेडीज प्रोवाइड करके देगी। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करा $1,00,000 का। उस टाइम पे $1 ₹83.10 के हिसाब से था। ठीक है, व्हेन एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल टू 83.02। मतलब याद रखना, आपके पास क्या लिखा है भाई कि कंपनी ने वहां पर अल्टीमेटली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है इतने रुपीस का, जबकि एक्सचेंज रेट था 83.02। तो कंपनी यहां पर आप देखोगे तो 8 पैसे ज्यादा दे रही है आपको। कंपनी एक हिसाब से 8 पैसे ज्यादा में बुक कर रही है। ऑन 31st March when the company closed its books, exchange rate was 83.15। ओके, अप्रैल में भैया कंपनी डिसाइड करती है कि फॉर प्री मेच्योर सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। कंपनी कहती है यार अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले से सेटल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। अब आपको ये सारा जो केस आपने पढ़ा, ठीक है, कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एयरलाइंस वालों को बोला कि भैया जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कंपनी ने क्या करा भाई, कंपनी ने वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका ले लिया है 83.10 पे, जबकि उस टाइम पे एक्सचेंज रेट 83.02 था। कंपनी को बेटा यहाँ पर एक पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है। 31 मार्च को जब कंपनी क्लोज कर रही तो कंपनी का रेट हो गया बेटा डॉलर का 83.15। अच्छा, अप्रैल में कंपनी कहती है भैया आप एक काम करो, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट को ना फटाफट से प्री मेच्योर सेटलमेंट करना है। अब कंपनी ने क्या करा है, company is evaluating below mentioned schemes. Introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of ad hoc ex gratia payment to employees on retirement. मतलब कंपनी कहती है प्रॉपर अपने एम्प्लॉइज के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान लगाते हैं। हम लोग जो पहले क्या करते थे, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, तो टेम्पररी पहले हम लोग बेटा एक ग्रेचुटी का प्लान चला रहे थे, वो ना लगा के एक अच्छा सा प्रॉपर प्लान अपने एम्प्लॉइज के लिए चलाते हैं। मैनेजमेंट डिसाइड करती कि पेंशन पे करेगी एम्प्लॉइज को जो रिटायर करते हैं 5 साल की सर्विस के बाद। सच एम्प्लॉइज को 20,000 रुपया पर मंथ का पेंशन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम पहले नहीं था, याद रखना, ऐसा कोई भी स्कीम पहले नहीं था। आज मैनेजमेंट डिसाइड करती भैया आपको हम पेंशन देंगे। अच्छा, सीज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है एडीआई लिमिटेड, एग्रीड, विच इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। मतलब एक टूर कंपनी की एक सब्सिडरी है एडीआई जिसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उसका टर्नओवर है 200 करोड़ का। सीज लिमिटेड जो है और एडीआई जो है वो होल्ड करते हैं 9% एंड 23%, आपको याद होगा एसोसिएट कंपनीज हैं, ठीक है, 9% एंड 23%। इन एन एसोसिएट कंपनी एसोक, both C and ADI prepared consolidated financial statements as per accounting standard notified under the rules। तो भाई अब आपको बताना है कि आपको what would be the basis of revenue recognition of Seas Limited as per the requirement of accounting standard। मतलब Seas Limited जो है अपनी किताबों में रेवेन्यू किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेगी। अच्छा, अब मुद्दा ये है उन लोग रेवेन्यू बेटा किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सीज लिमिटेड कौन है, ट्रैवलिंग ऑन टूरिंग एजेंसी। पॉइंट को समझना, उनका काम क्या है बेटा, उनका काम है भैया टिकटें बेचना, उनको टिकट बेच के पैसा आ रहा है, बात खत्म, खर्चे तो बाद में देखेंगे। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑलवेज ऑन ग्रॉस बेसिस बिकॉज उनका काम है टिकटें बेचना, टिकट बेच के भैया पैसा आ रहा है। तो याद रखना नेट बेसिस पे नहीं, ठीक है। कंपनी की एज सच कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। टूर एंड ट्रैवल का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, भैया टिकट बेचिए हमारे को रेवेन्यू आ गया, बात खत्म। उनका पैकेज सेलिंग होता है, पैकेज बेचा अपने को रेवेन्यू आ गया। अच्छा,
इंडियन गैप अलाउज चॉइस टू द कंपनी, नो इट इज नॉट लाइक दैट। जो हमारे पास टूर एंड ट्रैवल कंपनी होती है उसका सिंपल सा फंडा होता है, उनका पैकेज सेलिंग ही तो उनका रेवेन्यू होता है। अच्छा, उसके बाद अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उसने क्या बोला है भाई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोलता है आप एक काम करो, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा। एक लिखा है बेटा M2N मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन 31 मार्च 2024। फिर एक लिखा है मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्यूटेड एंड ओनली इफ देयर इज लॉस इट विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा, फिर आपको लिखा है नो अकाउंटिंग विल बी डन। फिर एक लिखा है प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर आपको मैं AS11 में लेके चलता हूं। AS11 कहता था कि भैया अगर कोई करेंसी की वजह से आपको कोई भी लाइक वहां पर प्रीमियम होता है या लॉस होता है, उसको जितना भी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ होती है उसके साथ उसको अमोर्टाइज किया जाता है। ये AS11 का रूल था। यहां पर अगर आपके पास सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रीमियम होता है, याद रखना, या लॉस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में अमोर्टाइज करते हैं। तो एज सच ये जो रूल्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है, याद रखना। तो हमारे पास भैया AS11 का सिंपल सा फंडा था, प्रीमियम ऑन और डिस्काउंट एनी सॉर्ट ऑफ लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर आपको लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अबव स्कीम्स related to employee benefits so as to which one of those schemes should be considered as a change in accounting policy। मतलब भाई आपको कंपनी को एडवाइस करना है, जो कंपनी वो पेमेंट के मेथड नहीं चेंज कर रही, पेंशन का और ग्रेचुटी का, तो बताओ उसमें से कंपनी का वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। जैसे कंपनी ने एक मेथड चेंज करा, ठीक है, तो वहां पर क्या बेटा, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। जैसे कंपनी ने दो चीज करी, नंबर वन क्या था, ग्रेचुटी का अपना कंपनी पहले फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं करती थी, अब कंपनी बेटा फॉर्मली ग्रेचुटी पूरा करेगी। पहली बात, ग्रेचुटी में थोड़ा सा चेंज करना, इट इज नॉट अ चेंज इन मेथड, इट इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी, बिकॉज ग्रेचुटी एज सच कोई भी, याद रखना, पॉलिसी नहीं होती कंपनी की, ठीक है। दूसरा, पेंशन हम पहले इतनी देते थे अब इतनी देंगे, ये भी कोई मेथड में चेंज नहीं है, ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। तो दोनों केसेस में अगर हम 1 और 2 की बात करें तो दोनों केसेस में क्या है, दे आर नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बिकॉज दिस इज जस्ट द कंपनी सिचुएशन। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पैसा कम ज़्यादा देती है, तो बेटा याद रखना दिस इज नॉट द पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग। ये कंपनी कभी भी इसको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानती है। फिर वहां पर आपके पास क्या था, वो था ना 9% और 23%, तो थोड़ा सा यहाँ पर AS23 का रूल लगेगा। उसमें क्या फंडा था आपको याद कराता हूँ। अब उसमें फंडा क्या था मेरे भाई, देखो अगर नोटिस करते हो हमारे पास 23% शेयर है। इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास भाई साहब क्या होता था, 23% जो होता है हम लोगों को, या 9% शेयर होता था हमारे पास, तो हमारे पास अल्टीमेटली वो एसोसिएट बन जाता था अगर 20% के ऊपर वोटिंग पावर है तो, राइट। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ता हूं, अगर आपको थोड़ा सा याद कराऊंगा भैया, ADI यूज इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर 23% एंड सीज वुड कंसोलिडेट ADI and consequently automatically equity 23% separately account for balance 9% as per। अब पहली बात बच्चों, ये जो आपके पास लैंग्वेज आती है ना, लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, बट इस पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा फंडा आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या ADI जो है बेटा वो इक्विटी मेथड फॉलो करेगा 23% के लिए, मतलब अगर आप थोड़ा सा याद करो AS23 में क्या था भैया, इक्विटी मेथड के अंदर हम कंसोलिडेट करते थे बेटा, ऐसा कोई भी फंडा आपको नहीं करना होता है। क्यों, बिकॉज आपके पास देखो अगर आप 23% करते हो ना, तो वो 9% क्या हम लोग AS13 में दिखाएंगे, नो। देखो हम 23% में इक्विटी मेथड लगाएंगे वो सही है, पर 9% के लिए हम क्या AS13 घुसा देंगे, AS13 इन्वेस्टमेंट नहीं, याद रखना। फिर क्या लिखा है कि आप यहां पर बेटा 23% को अलग और 9% को अलग अलग करोगे, एक के अंदर AS13 लगा दोगे, सॉरी AS13 तो बेटा लगना ही नहीं यहां पर, याद रखना। तो AS13 यहां लगना ही नहीं है, तो जिस जिस ऑप्शन में AS13 लिखा हुआ वो ऑप्शन वैसी कट हो जाती है, याद रखो। ये पढ़ो, इसमें भी क्या लिखा है, एज पर AS13, ये लो भी इसको काट दो। तो भैया जिस जिस क्वेश्चन में AS13, बिकॉज देखो ये क्या होता है, ये एसोसिएट है, एसोसिएट में AS23 लगता होता है, तो याद रखना भाई साहब हमारे पास कंसोलिडेशन के 3 थे, 21, 23, 27, तो सारे बच्चे याद रखेंगे भैया कि अपने पास AS13 तो उसमें लगता ही नहीं है। तो जिस जिस ऑप्शन में आपको वैसे ही आंसर पता लग जाना है, क्योंकि जिन जिन ऑप्शन में उसने बोला है AS13 लगाना है वो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना इसमें AS13 नहीं लगता।
एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इस ऑप्शन को पढ़ो। आपको वैसे देख के पता लग गया कि ऑप्शन आंसर है, क्योंकि इसी में AS13 नहीं है, बाकी हर एक में AS13 है। ADI वुड अकाउंट फॉर 23% शेयर इन एसॉक अंडर इक्विटी, ठीक है, वो कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है बेटा, कर लेंगे। और बाद में 9% शेयर जो है वो भी उन लोग बाद में अपने किताबों में कंसोलिडेट कर लेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि हम लोग बेटा ये दोनों में आप नोटिस करोगे AS13 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, हम इसको बाद में कंसोलिडेट कर लेंगे अपनी किताबों में। सही सारी बातें सच हैं, क्योंकि हमारे पास A, B और D ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो कहता है कि भैया AS13 लगा दो, तो AS13 जो है यहाँ पर वो लगना ही नहीं, राइट। ओके गाइस, ये आपको बताना है भैया 7th अपना जो केस स्टडी है वो सारे बच्चों को दे रहे कि कोई डाउट बेटा बिफोर आई स्टार्ट विद द लास्ट केस स्टडी? ग्रेट। बच्चे थोड़े थके थके से लग रहे हैं भाई। असल जी आपको तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने थप्पड़ मार के उठा दिया बिस्तर से आपको। उठ पड़ भाई साहब, थोड़ा जोश रखो यार, पेपर पास आ रहे हैं, हमारा चेहरा जो एकदम खिला खिला फ्रेश होना चाहिए। भाई साहब याद रखिए, यही तो मौका है। हम लोगों ने बेटा इतनी देर से बेटा हम लोग वहां पर लीग मैचेस खेलते रहे हैं, अब तो फाइनल का मुकाबला है। अब तो हमारे को जोश पूरा का पूरा बना के रखना है दोस्तों, यही तो वक्त है, ठीक है। हमने इंडिया की टीम नहीं बनना जो फाइनल में हार जाती है, हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम बनना है। नहीं अब ये भी नहीं कह सकते साउथ अफ्रीका से जीत गई थी, ठीक है। चलो हमने बेटा वर्ल्ड कप लेकर आना है साथ में। अब आइए भैया, एक बड़ा अच्छा केस स्टडी है, आखिरी बार सुनते जाइए। अप्रैल 22 में शुभम लिमिटेड ने परचेज करा कुछ लैंड 30 लाख रुपए का। गौर करिएगा, एक नया फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। 30 लाख का जो कॉस्ट था उसमें लीगल कॉस्ट इंक्लूड थी, तो उसने क्या नहीं बात है भैया, 30 लाख में लीगल कॉस्ट इंक्लूड थी तो अच्छी बात है, रहने दो उसको, इंक्लूड रहने दो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्क भैया हमने 1 मई को स्टार्ट करा, ये पॉइंट को नोट कर लेना भैया। कंस्ट्रक्शन वर्क कब शुरू हुआ है? 1 मई को। अच्छा मेरे पास डिटेल क्या है, मैंने लैंड को भैया लेवल करा। अच्छा मुझे बताओ, लैंड को लेवल करना हमारे एसेट की कॉस्ट में आएगा? यस आना चाहिए, लॉजिकली आना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हमने करी है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स की, ठीक है भैया, पर मंथ के हिसाब से है, इसको याद रख लेना। हमने मटेरियल परचेज करा है, ठीक है, आना चाहिए, लॉजिक है, ठीक है। अच्छा मैंने बेटा एम्प्लॉयज़ को रीलोकेट करा है कोई नई फैक्ट्री में, मतलब हो सकता है पुरानी फैक्ट्री के अंदर सपोज मैं कंस्ट्रक्शन करा हूँ, वहाँ से एम्प्लॉयज़ उठाए रीलोकेट करे। अच्छा इसका थोड़ा सा डाइसी है कि ये न्यू फैक्ट्री में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा फिर मैंने क्या करा, इनाग्रेशन सेरेमनी करी, कटरीना कैफ को बुला लिया भैया, बोलती जिसको बहन को बोला चल डांस डूस कर, नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे बता रहा हूँ। इनाग्रेशन सेरेमनी में किए गए खर्चे क्या ये आते हैं? ये भी डाइसी है भैया, तो रुक जाओ। फिर लिखा है हमने ओवरहेड कॉस्ट इनकर करी कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री में, ठीक है, लिखा हुआ डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन है तो ये तो ठीक है, मेरे को आना है। फिर लिखा है कि हमने कोई जनरल ओवरहेड कॉस्ट करी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में था 30,000 रुपया, बट कंपनी की नॉर्मल ओवरहेड एलोकेशन पॉलिसी थी 24,000 रुपया, बट ऑडिटर कहता भैया मेरे पास खाली डॉक्यूमेंटेशन 15,000 की है। मतलब कंपनी ने ओवरहेड खर्चा करा 30 का, बट कंपनी का नॉर्मल कहता है भैया खर्चा आना चाहिए 24,000 का, बट ऑडिटर ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो बोलता मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ सिर्फ 15,000 का। एग्रीड, कहता भैया ना, बाकी बैलेंस के लिए मैं ऑब्जेक्शन रेज कर दूंगा कि तेरे पास खाली 15,000 का तेरा सैंक्शन खर्चा है, बाकी तेरे सारे खर्चे गंदे हैं, गलत है। अच्छा कंस्ट्रक्शन खत्म हुई बेटा फैक्ट्री की 31 दिसंबर को। एक मिनट रुक जाइए, कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुई? कंस्ट्रक्शन शुरू हुई भैया 1 मई को, और कंस्ट्रक्शन खत्म कब हुई है भैया? 31 दिसंबर को। एक मिनट, महीने काउंट करें, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने। 8 महीने कंस्ट्रक्शन चली है, इस पॉइंट को मार्क कर लिया जाए। चलो प्रोडक्शन कोड बिगिन ओनली ऑन 1 Feb 2023, प्रोडक्शन अगले साल से शुरू होगी। फैक्ट्री का पूरा यूजफुल लाइफ 40 साल है। अच्छा हमने एस्टिमेट करा भैया उसके रूफ को 20 साल बाद रिप्लेस करना पड़ता है, और रूफ को रिप्लेस करने के लिए हमारा तकरीबन जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी उसका 25% खर्चा लग जाता है। हमें रूफ को रिप्लेस करना पड़ता है, बिल्डिंग की कॉस्ट का 25% खर्चा लग जाता है। कंस्ट्रक्शन को हमने बेटा लोन से फाइनेंस करा, 28 लाख का लोन लिया अप्रैल में। ओके, लोन जो लिया आपने 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, और जब आपने लोन की प्रोसीड्स को आपने क्या करा,
आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही खर्चा करा है और बाद में आपने क्या करा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, वहां से आपको 25,000 रुपया टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गई। AS 16 क्या कहता था, AS 16 कहता था भैया कि अगर तुमने लोन बोरो करा है, अगर सपोज कर लो उस लोन के अमाउंट को तुमने कहीं टेम्पररी इन्वेस्ट करा है, उसको इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें कोई टेम्पररी इनकम होती है, तो वो जो इनकम होती है तुम्हारे इंटरेस्ट की कॉस्ट से डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये हमारा AS 16 का रूल था। अब आपको बताना है भाई कि ये एक लाइन लिखी है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को जब आप कैपिटलाइज करोगे तो आप 9 मंथ्स का पीरियड लोगे। अब वैसे कंस्ट्रक्शन पीरियड 8 मंथ्स का है, बट उसने बोला है इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए मुझे 9 मंथ्स का पीरियड चाहिए, तो मुझे 9 मंथ लेना पड़ेगा। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज्ड होगी इनमें से। देखो यार, सिंपल सी बात है, इनकम डायरेक्टली और कंस्ट्रक्शन वुड बी कैपिटलाइज। लीगल कॉस्ट तो होती है, एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं होती, ठीक है, इनाग्रेशन सेरेमनी नहीं होती, फिर जो 24,000 नहीं होता, क्योंकि बेटा उसका प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, प्रूफ ही 15,000 का है, तो आंसर क्या आ गया, ए। अच्छा, कितना अपने को कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, वर्कर की कॉस्ट को, वर्कर की, देखो वर्कर का भैया 29,000 रुपया पर मंथ का खर्चा है, चेक करो, वर्कर का भैया खर्चा कितना है, 29,000 रुपया पर मंथ का खर्चा है, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है भैया वो 8 महीने के लिए चलेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो 8 महीने का मतलब कितना हो गया, 2,32,000 रुपया वर्कर का टोटल खर्चा होगा, और आंसर आ। फिर आपको बोला है आप बताओ कितनी कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। सिंपल सा फंडा है यार, 28 लाख रुपया है, 28 लाख के ऊपर 9% आप इसके लिए 9 मंथ्स लोगे। जनरली हम 8 मंथ्स लेते हैं, बट अभी इसने बोला है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 9 मंथ्स लोगे तो ये आएगा 189, बट 189 आंसर नहीं है, याद रखो उसने दिया हो बट सियाना बन रहा, 189 आंसर नहीं है। इसमें से 25,000 रुपया हमारा क्या होगा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम है जो हमारे इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम कर देती है। तो बेटा वो कितना आ गया, 164, 164 इज योर आंसर। ये लो दोस्तों, भाई मेरी बात मान लेना, ये 8 केस स्टडी जरूर 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 करके जाना, भगवान ने चाह सब कुछ अच्छा होगा। अब मुझे बच्चे बताए बेटा, क्या ये कहानी क्लियर है सारे बच्चों को, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है भाई और बहनों, ये 8 केस स्टडी आपके पास आ गई हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ और बनाने की, और मैं अभी आप लोगों के एग्ज़ाम के आसपास ही ना एक मैराथन क्लास प्लान करूंगा, इस रात की सुबह नहीं, याद रखना, रात को शुरू करेंगे, सुबह क्लास ख़त्म करेंगे, ताकि बच्चों को सारे AS में एक रात में कराने की कोशिश करूंगा। बट मार्क माई वर्ड्स, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंड, राइट, ऑल इज नॉट पॉसिबल इन वन नाइट, बट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंड। अच्छा पहले मुझे बच्चे बताएं बेटा, डू यू डिमांड मी टू रिपीट एनी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक, एनी प्रैक्टिकल टॉपिक यू रिक्वायर इन द लास्ट मिनट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सफिशिएंट? एनी डिमांड फॉर प्रैक्टिकल टॉपिक? अगर अभी दिमाग में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर देना, अगर कोई प्रैक्टिकल टॉपिक तुम्हारे दिमाग में होगा, उसको रिपीट करना चाहते हो तुम तो, राइट? ठीक है बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट, सी यू। और बच्चा जो CMA वाले बच्चे हैं ना, जिनकी क्लास लेबर की कल नहीं परसों होगी, याद रखना, हमारा लेबर का वन शॉट कल मैंने प्लान करा था, मटेरियल का हो गया है, लेबर का वन शॉट बेटा हमने प्लान करा था कल नहीं होगा, परसों होगा, दैट विल बी ऑन थर्सडे, ठीक है। ये बच्चे याद रखना, मैं मैसेज नहीं करूंगा अब इसके लिए, थर्सडे शाम को 7 बजे, ठीक है। और बच्चा जो एडवांस अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, याद रखो, कुछ भी अगर आपको अभी एक्स्ट्रा चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, कुछ भी है, मुझे मैसेज कर देना। अगर ग्रुप में शर्म आती बोलने में तो भैया पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपके लिए प्लान कर लूंगा, राइट। चलो पढ़ते रहो बेटा, हार्डवर्क करो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, बाय बाय।